हेलो बच्चों। तो क्या कर रहा बच्चा? बच्चा कर रहा मैडम से शीट ले रहा है, अगले वाले बच्चे को दे रहा है, शीट ले रहा है, अगले वाले बच्चे को दे रहा है। शीट ट्रैवल हो रही मैडम से शीट जो है वो पीछे की तरफ ट्रैवल हो रही। बच्चे ट्रैवल नहीं हो रहे, बच्चे तो वहीं बैठे हैं। थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने गया 1000 बार फेल हुआ, 1000 बार फेल हुआ, तो भी वो घबराया नहीं। कहता नहीं, मुझे ये मालूम पड़ चुका है कि मुझे 1000 तरीके आ गए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाना है। जैसे बल्ब नहीं बनाना है वो 1000 तरीके। यही मैं कहता हूं, आप अपनी गलतियां ठीक करते चलो, सही रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा बेटा। Why we are not having uniform cooling of water? Because there is no convection currents. And why convection current stops? Convection current stops because density of water is maximum at 4 degrees Celsius. हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर की। बेटा अलग अलग तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकती है और जो 3 तरीके हमारे पास हैं बेटा वो है हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो बेटा मैं हूं रोहित गुप्ता और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात करते हैं इन 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की। आप देख सकते हैं इसी डायग्राम के अंदर कि यहां पर जब हम इस फ्राई पैन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भरा और इसको हमने एक यहां पर रख दिया, इसके ऊपर बर्नर के ऊपर रख दिया एक तरीके से, या कॉइल के ऊपर रख दिया, हीटिंग कॉइल के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो हीटिंग कॉइल से जो गर्मी निकल रही है वो रेडिएट कर रही है, हवा में जा रही है और वो एनर्जी कहीं ना कहीं इस कंटेनर को भी गर्म कर रही है। ठीक है, कंटेनर का बेस जो इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, लगभग कांटेक्ट में आ रहा है, इसके सबसे नजदीक है, सबसे तेजी से वो गर्म होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो गर्म होता है, इसमें रखा हुआ पानी में एक कन्वेक्शन करंट स्टार्ट होता है और इसके अंदर जो हमने ये एरो दिखा रखे हैं ये कन्वेक्शन करंट्स के हैं बेटा। इसमें कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो गया है और पानी की जो हीटिंग हो रही है वो दूसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं बेटा कन्वेक्शन, उसके जरिए हो रही है। फिर यहां पर बेटा एक हैंडल है, आप देख सकते हो हैंडल लाल होता जा रहा है। हालांकि इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा कि लाल हो जाए, तो दिखाने के लिए आपको दिखा रखा है कि हैंडल के थ्रू एनर्जी का जो है वो ट्रेवल हो रहा है। थोड़ी देर में हैंडल बहुत गर्म हो जाएगा, इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कुकवेयर्स के हैंडल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जो जितनी जल्दी से गर्म नहीं होने वाले हैं और हीट ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं। तो बेटा यहां पर क्या आ रहा? कंडक्शन आ रहा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी बेटा। ठीक है ना, तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं, अपने बैकग्राउंड को हम एक बार ही थोड़ा सा चेंज कर लें। ओके, हम बात करने वाले हैं बेटा हीट ट्रांसफर की। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत सारी बातें इसमें हमें करनी है। हीट ट्रांसफर की बात करेंगे हम इसके अंदर। हमने कहा देयर आर 3 मोड्स, 3 तरीके हैं हीट के ट्रांसफर करने के बेटा। 3 तरीके हैं, 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन कौन से तरीके हैं बेटा हमारे पास? 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो बेटा पहला तरीका हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन। मेथड नंबर 2 हमारे पास है जो हम कहते हैं कन्वेक्शन। और मेथड 3 हमारे पास है जिसको हम कहते हैं बेटा रेडिएशन। इनमें से बेटा कन्वेक्शन जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब इसके ऊपर आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में कि ये होता क्या है, बट आपको एज सच कोई फॉर्मूला इसके अंदर नहीं पढ़ना है। ठीक, कंडक्शन एंड रेडिएशन ही आपको मेनली पढ़ना है। इनमें से भी कंडक्शन एक बड़ा चैप्टर है जिसमें ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। रेडिएशन एक रिलेटिवली स्मॉलर चैप्टर है और उसमें से कम चीजें आपके पूछी जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछी जाती, आती हैं इसमें से भी। हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्टीफेंस लॉ है।
ठीक है ना। रेडिएशन के अंदर भी हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन आज की जो क्लास रहेगी वो डेडिकेटेड होगी किसके ऊपर बेटा, कंडक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले कन्वेक्शन होगी, सिलेबस में नहीं है, मैं कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच में आप लोगों को एक डिफरेंस दिखा देता हूं, फिर बाद में चलकर हम रेडिएशन की बात कर लेंगे, फिर आगे चलकर हम रेडिएशन की चर्चा कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन आखिरकार किस चीज का नाम है? तो कंडक्शन में कहते हैं कि हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम hot object to a colder object without actual transfer of matter। हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा। मैटर अपनी जगह पे बैठा है और हीट एनर्जी उसमें से निकलती चली जा रही, हीट एनर्जी उसमें से निकलती चली जा रही है, मैटर नहीं जा रहा है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होगा? कन्वेक्शन में कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप, एक्चुअल में मैटर जो है वो मूव कर रहा होता है। अगर मैटर मूव कर रहा है तो क्लियरली कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स के अंदर नहीं हो सकते, बिकॉज सॉलिड तो रिजिड है, आप एक तरीके से बोल सकते हो। गैसेस के अंदर या लिक्विड्स के अंदर कन्वेक्शन करंट सेटअप हो सकते हैं, लिक्विड्स का चर्निंग आउट हो सकता है, गैसेस का मूवमेंट हो सकता है। अब ये क्लियर होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर मटेरियल मैटर जो है वो मूव कर रहा होगा, कन्वेक्शन करंट्स इसमें सेटअप होने वाले हैं। कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप, कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप, कन्वेक्शन करंट्स इसमें सेटअप होने वाले हैं। रेडिएशन के अंदर हमें मीडियम से कोई लेना देना है ही नहीं, इसके अंदर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ईएम रेडिएशंस होती हैं, जिसके जरिए हीट का ट्रांसफर होता है। इसकी बात अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमें जो फोकस करना है वो कंडक्शन में करना है, कन्वेक्शन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस यहां पे करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए बेटा, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं आपको, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है ना। हम तो भैया नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम तो भैया एकदम आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं। देखो फिजिक्स पढ़ने में मजा तभी है जब चीजों को एकदम हम डेली लाइफ से जोड़ दें और एकदम हम जो है उसको सिंप्लीफाई कर दें। मैं कोशिश करता हूं कि हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ आपको मैं डेली लाइफ से रिलेट करके जो है वो चीजें समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। तभी बेटा फिजिक्स का फन है, तभी आपको दिखेगा कि फिजिक्स आपके चारों तरफ है, आप फिजिक्स मय हो जाओगे बेटा, फिजिक्स मय हो जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो मान लेते हैं कि एक क्लास है, आप सब लोग बड़ा स्कूल तो जाते ही होंगे, ठीक है ना, या गए ही होंगे। अब तो खैर कोरोना में काफी लोग स्कूल नहीं खुले हैं। 10th एंड 12th वापस से एटलीस्ट दिल्ली गवर्नमेंट खोल रही है, और बाकी कुछ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कूल्स भी बेटा ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। बट काफी टाइम से बेटा स्कूल जो थे वो बंद थे। बट एनीवेज, याद करो वो दिन जब आप 10th क्लास का एग्जाम लिखे थे, ठीक है ना, या फिर आपने कोई भी एग्जाम लिखा था तो आपको शीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती थी, कि बेटा एक क्वेश्चन पेपर है, ये आंसर शीट है, इसमें लिखना है आपको, ठीक है ना। आपको शीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन के देखो अलग अलग तरीके हैं, शीट का फ्लो करवाने के अलग अलग तरीके हैं। शीट को आप हीट का बंडल मान लो जिसको हम फ्लो करवा रहे हैं, और टीचर वो आपका रिसोर्स है, टीचर आपका वो सोर्स है जहां से वो एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, जहां से वो एनर्जी ट्रेवल करते हुए आपकी तरफ आ रही है बेटा, ठीक है। आई बात समझ में आपको? तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक। एक टीचर आया, रूम के अंदर बच्चा बैठा हुआ है, पंक्तिबद्ध होकर बच्चे बैठे हुए हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि टीचर ने जो सबसे पहली रो में बच्चे बैठे हुए हैं ना, उनको शीट दी, लो बन्ना शीट लो, आगे पास कर दो, आगे पास शीट जो है वो करते चले जाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाले टेक्स्ट ने शीट्स ली, उसको अगली वाले सीट वाले बच्चे को दे दिया, और मैडम से कहते मैडम और दो, ठीक है ना। तो मैडम क्या कर रही हैं? और शीट दे रही हैं। आप बच्चा क्या कर रहा है? शीट पीछे देता जा रहा है, मैडम से लेते जा रहा है। तो क्या कर रहा है बच्चा कर रहा है, मैडम से शीट ले रहा है, अगले वाले बच्चे को दे रहा है, शीट ले रहा है, अगले वाले बच्चे को दे रहा है। शीट ट्रैवल हो रही, मैडम से शीट जो है वो पीछे की तरफ ट्रैवल हो रही, बच्चे ट्रैवल नहीं हो रहे, बच्चे तो वहीं बैठे हैं।
बच्चे वही बैठे हैं लेकिन शीट ट्रैवल हो गई। ये है बेटा क्या, ये है कंडक्शन, इसमें एनर्जी ट्रैवल हो गई लेकिन मटेरियल ट्रैवल नहीं हो रहा। मटेरियल अपनी जगह पे बैठा है, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर बैठे हैं, शीट ट्रैवल हो गई। बात समझ में आई आपको? कन्वेक्शन में क्या होगा, इसी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो मैडम कह रही हैं अब कि भैया मैं सबको पहले डेस्क पे बैठे बच्चों को शीट दे रही हूं और वो शीट ले और लास्ट में चले जाए और सारे बच्चे एक एक करके आगे आ जाए, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, मैडम पहली पंक्ति में बैठे बच्चों को शीट देती हैं, पहली पंक्ति वाले आखिरी पंक्ति में चले जाते हैं और सारे बच्चे एक एक डेस्क आगे कूद जाते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, आगे वाले जो बच्चे आ रहे हैं वो शीट लेके पीछे जा रहे हैं, पीछे वाले बच्चे आगे आ रहे हैं, जिनके पास शीट नहीं है वो आगे आते जा रहे हैं और आगे वाले बच्चे शीट लेकर पीछे जाने लग गए। बच्चों का एक फ्लो स्टार्ट हो गया, बच्चों का एक फ्लो स्टार्ट हो गया। इसको कहते हैं बेटा कन्वेक्शन करंट्स। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बेटा कन्वेक्शन करंट्स। तो कन्वेक्शन करंट के अंदर क्या होता है, अरे मन्ना क्या होता है, कन्वेक्शन करंट के अंदर कन्वेक्शन करंट बन जाता है, मतलब एक चर्निंग आउट शुरू हो जाती है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स की एक चर्निंग शुरू हो गई है, ठीक ना। और कन्वेक्शन करंट के अंदर इस चर्निंग के कारण पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ हीटअप हो रहा होता है। एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं, डेली लाइफ से रिलेट करके हम जैसे बात करते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमारा बाला आज चला गया किचन में, बाला ने कहा भैया आज कुछ बढ़िया बनाते हैं, आलू गोभी बनाएंगे आज हम लोग, आलू गोभी बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब क्या करें, हमारा बाला जो है शाकाहारी है ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में उसने पानी भरा। पानी अब आप कहोगे कि भैया नीले रंग का होता है, आप पीले रंग का क्यों बना रहे हो, गंदा पानी है तो साफ पानी लो, तो भैया ठीक ओके। और उसने उसमें आलू गोभी सब काट के डाल दिए, ठीक है। आलू गोभी सब काट के डाल दिए, कच्चे आलू गोभी काट के डाल दिए, ठीक है ओके। और नीचे लगा दी उसने आग, बर्नर है बर्नर, ठीक है, बर्नर में यहां पे आग लगा दी। अब आग जल रही है, पानी जो है वो गर्म होगा। पानी कैसे गर्म होगा देखो बेटा, कैसे पानी गर्म होने वाला, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले नीचे वाली लेयर जो है पानी की वो गर्म होगी, सबसे पहले नीचे वाली लेयर पानी की गर्म होगी, ठीक है ना। और जैसे ही ये नीचे वाली लेयर पानी की गर्म होती है तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। आपको पता है जब भी किसी को आप हिट करते हो एक्सपैंड करता है, वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी घटती है, वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी घटती है। तो जो नीचे वाली लेयर है उसकी टेम्परेचर बढ़ने पर वो एक्सपैंड करेगा और एक्सपैंड करने पर क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, घट जाएगी। अगर उसकी डेंसिटी घट गई तो वो पानी ऊपर भागेगा और ऊपर वाला पानी नीचे भागेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसर नीचे आएगा, ठंडा ऊपर जाएगा, डेंसर नीचे आएगा, ठंडा ऊपर जाएगा। अब जब नीचे वाला ऊपर जाएगा उसका टेम्परेचर वापस से क्या होगा बेटा, कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर नीचे आएगा उसका गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो वापस से क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एक कन्वेक्शन करंट जो है यहां पर चालू हो जाएगा बेटा। और पूरा का पूरा पानी जो है वो एक साथ जो है वो हीटअप होना शुरू होगा, ठीक है ना। ये क्या है, कन्वेक्शन करंट से। कन्वेक्शन करंट से बेटा एक साथ यहां पर हीटअप होना शुरू हो जाएगा। कन्वेक्शन करंट यहां पर सेटअप हो जाएंगे जो पानी को एक साथ जो है वो हीटअप करेंगे, ठीक बच्चा। तो देखो अगर हम किसी तरीके से, अब बाला हमारा भैया फिजिसिस्ट तो है ही, तो थोड़ी अकल तो लगाएगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करेगा, ऐसे सिंपल हीटिंग तो करेगा नहीं, ठीक है। बाला ने कहा कि एक काम करते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक काम करते हैं कि हमने बर्नर लगा दिया उल्टा, ऊपर लगा दिया बर्नर, यहां उसने आग लगा दी है, यहां उसने आग लगा दी, ठीक है ना। ऊपर से हीट करना शुरू कर दिया उसने, बाला ने। अब कह रहा है मैं ऊपर से हीट करूंगा भैया, ऊपर से हीट करूंगा। अच्छा, बड़ा शानदार बाला हमारा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कह रहा है कि मैं ऊपर से हीट करूंगा। अच्छा ओके जी। अगर वो ऊपर से हीट करेगा तो सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर है पानी की वो गर्म हो जाएगी। अब जैसे ही ऊपर वाली पानी की लेयर गर्म होती है तो उसका डेंसिटी कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा ना। तो ऊपर वाली लेयर का डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा, अरे और कम हो रहा है। जब ऊपर वाली लेयर का डेंसिटी कम होगा तो क्या वो नीचे आएगा, नहीं, वो तो ऊपर से ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जिसका डेंसिटी कम होता है वो तो ऊपर होता है, ज्यादा डेंसिटी नीचे आता है ना,
ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ऊपर वाली लेयर सबसे पहले गर्म हो रही। अब ऊपर वाली लेयर जब सबसे पहले गर्म होगी तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, वो ऊपर ही रहेगी। अब क्या नीचे आलू गर्म नहीं हो रहे होंगे, लेकिन कन्वेक्शन करंट सेटअप नहीं हो रहा। ध्यान रखना, कन्वेक्शन करंट यहां पे सेटअप नहीं हो रहा है। अगर कन्वेक्शन करंट सेटअप नहीं हो रहा तो यहां से जो एनर्जी अंदर जा रही होगी वो कंडक्शन के थ्रू जा रही होगी, वो कंडक्शन के थ्रू जा रही होगी, ठीक है ना। कन्वेक्शन इज अ फास्टर प्रोसेस, कंडक्शन इज अ स्लोअर प्रोसेस। पहली बात तो आप ये समझो, ठीक है। और ऊपर वाली लेयर तो डायरेक्टली गर्म होती चली जा रही, अब उसकी एनर्जी धीरे धीरे अंदर जा रही, तो ऊपर वाली लेयर में क्या हो रहा, एनर्जी आने की रफ्तार तो बहुत ज्यादा, जाने की रफ्तार धीरे, तो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा होगा तो बहुत तेजी से वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा, और यहां पर आपको दिखेगा उबाल आ रहा है, उबाल आ रहा है। आपको अरे वाह मजा आ गया, बाला कह रहा है पानी कितना जल्दी उबल गया है, पानी कितना जल्दी उबल गया है। लेट अस वेट फॉर 5 मिनट्स, लेट अस वेट फॉर 5 मिनट्स, हमारा आलू गोभी बनके तैयार है ना। तो बाला ने 5 मिनट घड़ी में देखकर वेट किया, उसने कहा भैया अब मेरा 5 मिनट से उबल रहा है आलू गोभी, ठीक है ना, तो आलू गोभी मेरा 5 मिनट तैयार होने वाला है, चलो ठीक है। उसने 5 मिनट वेट किया, पानी को उबाला 5 मिनट तक, और उसके बाद उसने गैस को बंद किया, आलू गोभी बाहर निकाला। जब खाने बैठा वो तो उसको मालूम पड़ा अरे आलू गोभी तो कच्चा है, हमारा आलू गोभी तो कच्चा है, वो उबला ही नहीं। ऐसा कैसे, मतलब जब पानी उबल रहा है तो आलू गोभी काहे नहीं उबला, पानी उबल रहा है लेकिन आलू गोभी नहीं उबल रहा, ऐसा कैसे हो गया। यस बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग कि सर यहां पर पानी तो उबल रहा है ऊपर वाली लेयर, लेकिन अंदर अभी उतना टेम्परेचर नहीं आया है, क्योंकि पानी की जो एनर्जी अंदर जा रही है ना वो धीरे धीरे जा रही है, किसकी वजह से, कंडक्शन की वजह से। यहां पर पानी में एक यूनिफॉर्म हीटिंग हो रही है, बड़ी तेजी से हीटिंग हो रही है, ऊपर वाला पानी भी नीचे आगे गर्म हो रहा है। मतलब जब यहां पर आपको बॉइलिंग दिखेगी ना तो अंदर भी हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका होगा, अंदर भी टेम्परेचर हर एक पॉइंट पर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और नीचे नीचे आते आते टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। हो सकता है यहां पर 100 हो तो यहां पर 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, लेकिन 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड में आलू गोभी 5 मिनट में नहीं उबलने वाले भैया, 5 मिनट में नहीं उबलने वाले हो, ठीक है ना। Either they will take a lot of more time to boil to the level that we want to eat, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया ऊपर से हीटिंग करना इज वेस्टेज। बाला हमारा एक्सपेरिमेंट करते करते फेल हो गया, कोई नहीं, फेलियर ही तो सिखाते हैं, आखिरकार फेलियर तो सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करना है। थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने गया 1000 बार फेल हुआ, 1000 बार फेल हुआ, तो भी वो घबराया नहीं, कहता नहीं मुझे ये मालूम पड़ चुका है कि मुझे 1000 तरीके आ गए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाना है, जैसे बल्ब नहीं बनाना है वो 1000 तरीके। यही मैं कहता हूं आप अपनी गलतियां ठीक करते चलो, सही रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा बेटा। आप अपनी गलतियां ठीक करते चलो, सही रास्ता आपको बेटा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना। बस गलतियां ठीक करते चलो, गलतियों से सीखते जाओ, गलतियां ठीक करते जाओ, गलतियां करो, गलती करने से मत घबराओ, लेकिन एक गलती को बार बार नहीं करना है, वो सबसे डेंजरस सिचुएशन है। अगर आप एक ही गलती बार 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 करते हो तो फिर आपसे मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है ना। समझदार बेटा वो होता है जो अपनी गलती से सीख जाता है, और उससे भी बड़ा समझदार वो होता है जो दूसरों की गलती से सीख जाता है। अरे अच्छा उसने ये करा, गलती है बेटा, ये नहीं करना है, ठीक है ना। जो दूसरों की गलती समझ गया वो तो भैया बहुत समझदार है। इतनी समझदारी होती नहीं है, लोगों की समझदारी इतनी छोटी होती, इतनी बड़ी होती नहीं है, बहुत छोटी सी होती है। अरे खुद गलती करके सीख जाओ ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है बेटा। तो गलतियां करने से घबराओ नहीं, रिस्क लेने से घबराओ नहीं, रिस्क है तो इश्क है, लेकिन गलतियों से सीखते जाओ, ठीक है ना। जब क्वेश्चन करने बैठते हो ना, जब क्वेश्चन करने बैठते हो, ठीक है ना, गलतियां होती है, घबरा जाते हो, अरे तो गलत हो गया, हमसे नहीं बन पाएगा। अरे भैया आपको मालूम पड़ गया कि ऐसे नहीं करना है, आपको मालूम पड़ गया कि ऐसे नहीं करना, एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, कैसे करना है तो वो भी आ ही जाएगा, 2 4 5 बार अटेम्प्ट करोगे तो आ ही जाएगा।
और आपको साथ में ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं लगाते हैं। नहीं लगाने वाले तरीके भी तो सीमित हैं, ठीक है ना, नहीं लगाने वाले तरीके भी तो सीमित हैं। अगर आपने नहीं लगाने वाले तरीके एलिमिनेट कर दिए तो कैसे करना है उस रास्ते पे आप अपने आप मुड़ जाओगे। अगली बार बाला जो कहेगा भैया ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे करना है, नीचे से आग लगानी है, ऊपर से नहीं। तेरा नीचे से गर्म करेंगे तो आलू गोभी बनेगा, ऊपर से नहीं बनेगा, कच्चा खाना पड़ेगा भैया। आई बात समझ में आप लोगों को? चलो बढ़िया है। तो कंडक्शन के अंदर हीट का ट्रांसफर हो रहा, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हो रहा। कन्वेक्शन के अंदर मटेरियल का ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, हीट एक यूनिफॉर्म हीटिंग होगी और कन्वेक्शन करंट जो है वो बनने वाले। इससे ज्यादा आपको कन्वेक्शन के बारे में जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं। हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन में मैंने कहा कि यहां से यहां पर हीट एनर्जी जा रही है, ये कितनी हीट एनर्जी जाएगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बेटा, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या चीज है बेटा? कंडक्टिविटी का मतलब होता है, बहुत सिंपल सी बात है, कि कितना अच्छा कंडक्टर है हीट एनर्जी का। कितना अच्छा कंडक्टर है बेटा हीट एनर्जी का, कितनी अच्छी तरीके से उसमें हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कितना बेहतरीन कंडक्टर है। कुछ तो बहुत ही बुरे कंडक्टर होते हैं हीट के, कुछ बहुत ही बेहतरीन कंडक्टर होते हैं हीट के। अगर बुरे कंडक्टर्स की बात करूं, जैसे मोमबत्ती बेटा, ठीक है ना, अगर आपने एक मोमबत्ती जलाई अपने हाथ में, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है ना, यहां एक सिरे पे आग लगी हुई है, दूसरा हिस्सा आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ, पूरी मोमबत्ती जल जाएगी, आपके हाथ तक हीट नहीं आएगी। पूरी मोमबत्ती जल जाएगी, आपके हाथ तक हीट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मोमबत्ती, मोम इज अ वेरी 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 पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वैक्स इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए एनर्जी का फ्लो। यहां पर आग लगी हुई है, कितना गर्म है, यहां पर आप हाथ नहीं टच कर सकते, यहां पे कितना गर्म है यहां पे, लेकिन फिर भी एनर्जी आपके हाथ तक फ्लो नहीं कर रही। लकड़ी, यही काम आप लकड़ी से कर सकते हो, पूरी मशाल बना सकते हो उसकी, ठीक है ना। आपने लकड़ी ली, एक सिरा जो है उसका जला दिया, हाथ में पकड़ रखी है, लकड़ी जल रही है, एक सिरा जल रहा है, दूसरा हिस्सा आपके हाथ में। एनर्जी आपके हाथ तक आ ही नहीं पा रही, लकड़ी एनर्जी का फ्लो करवा ही नहीं रही। लेकिन वहीं पर अगर आप स्टील की बात करो, स्टील का चम्मच लो, उसका एक सिरा आग पे रख दो, थोड़ी देर में आप दूसरे सिरे को पकड़ नहीं पाओगे, थोड़ी देर के बाद आप दूसरे सिरे को पकड़ नहीं पाओगे। इतनी एनर्जी आपके हाथ में आ रही होगी, इतनी एनर्जी ट्रैवल कर रही होगी थ्रू कंडक्शन उस स्टील के अंदर। तो बड़ा कंडक्टिविटी का मटेरियल बहुत ही मैटर करता है, और इसी के ऊपर बेस हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि हैंडल्स इन द मेट्रो। कोई भी ट्रेन वगैरह में अगर ट्रैवल करते हो तो ऊपर है ना हैंडल्स बना दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। आप यात्रीगण खड़े हुए हैं, इन हैंडल्स को पकड़ा हुआ है। यहीं पर ऊपर ना स्टील का बार होता है। एक बार आप स्टील के बार को टच करके देखना, सर्दियां का समय है, स्टील के बार को टच करो, इतना ठंडा महसूस होगा, पकड़ा नहीं जाएगा आपसे। अरे बड़ा ठंडा है ये, ठीक है ना। तो क्या करते हैं यहां पर, ये प्लास्टिक का बनाते हैं जी, प्लास्टिक को पकड़ो, आपको ठंड महसूस नहीं होगी, आप इजीली कंफर्टेबली कोजीली उसको पकड़ पाओगे। और वहीं पर अगर डंडा आपने लिया, डंडा जो स्टील का बना हुआ है, उसको आपने टच कर दिया ना, तो वो बहुत ठंडा लगेगा आपको, बहुत ये बहुत ठंडा है, और ये जो है इतना ठंडा नहीं है, आप उसको आराम से पकड़ सकते हो, इजीली पकड़ सकते हो इस प्लास्टिक के हैंडल, ठीक है ना। तो जानबूझकर ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसको होल्ड करना इतना मुश्किल ना हो, आप उसको पकड़ के आराम से खड़े रह सके। वहीं पर स्टील बार इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कोल्ड, सर्दियों में तो खास तौर से बहुत मुश्किल हो जाएगी पकड़ने में उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मस बॉटल्स बेटा, आई थिंक आप सब लोगों ने इस्तेमाल करी होगी थर्मस बॉटल्स, ठीक है ना। सर्दियों में पानी गर्म रखे, चाय गर्म रखे, गर्मा गर्म चाय पीनी हो आपको तो चाय गर्म इसमें आप पी सकते हो, ठीक है। डाल लो, रख दो, बंद कर दो, छोड़ दो उसको, ठीक है ना। 2 घंटे के बाद आओ, 3 घंटे के बाद आओ, आपको चाय गर्म मिलती है, गर्म चाय ले और पी जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सो ये जो पानी जो ये है, अच्छा, ये ठंडे पानी को ठंडा रखती है, केवल गर्म को गर्म नहीं रखती है, ये दोनों काम करेगी। गर्म को गर्म रखेगी, ठंडे को ठंडा रखेगी, गर्म को गर्म रखेगी, ठंडे को ठंडा। ऐसा कैसे? गर्म को गर्म कैसे, ठंडे को ठंडा कैसे? क्योंकि ये हीट एनर्जी का फ्लो नहीं करने दे रही है, ठीक है। तो जो इसका मटेरियल बना होता है ना, जो उसके बॉडी बनी हुई है, वो ऐसे बनाई जाती है, उसको इस तरीके से कास्ट किया जाता है कि उसमें से हीट एनर्जी का फ्लो ना हो पाए, ना बाहर से अंदर आए, ना अंदर से बाहर जाए, ना बाहर से अंदर आए, ना अंदर से बाहर जाए, ठीक है ना। तो वो एक तरीके का बैरियर लगा दिया उन्होंने एटमॉस्फेयर के अंदर और इस लिक्विड के अंदर,
बीच में जो उसका मटेरियल आ गया, अब वो इस तरीके से बनाया जाता है कि भैया उसमें से हीट एनर्जी का फ्लो ना हो पाए। तो अगर वो गर्म है तो अपनी एनर्जी को बाहर नहीं फेंक पा रहा, अगर ठंडा है तो बाहर से एनर्जी को ले नहीं पा रहा। बहुत धीरे एनर्जी आ रही तो अल्टीमेटली ठंडा हो जाएगा। बहुत धीमे एनर्जी आ रही, पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, मतलब ये नहीं कि जीरो जाएगा, कुछ तो जाएगा ही, थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन बहुत बहुत कम जाएगा, बहुत बहुत कम जाएगा। तो एनर्जी बहुत स्लो आ रही है, एनर्जी बहुत धीमे आ रही है, ठीक है ना, बट कुछ तो एनर्जी आ ही रही है, ठीक है। तो बहुत देर के बाद सही, 4, 5, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद अल्टीमेटली तो ठंडा होना ही होना है, गर्म को ठंडे को गर्म होना है, ठीक है ना, बट स्लो स्लो उतने में आपका काम हो जाता है। अब कौन कहेगा कि आज मैं चाय बनाऊं मैं कल पीऊंगा, ऐसा भी कोई नहीं करता ना कि आज चाय बना ली मैं कल पीऊंगा। अरे भैया अभी सुबह बना के रख ली, अब दोपहर को ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी दोपहर को शाम को ले ली, इतना ही होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। या फिर हम बना के ले गए, अब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहां जब पहुंचेंगे तो वहां पे जाके पिकनिक पे हम जो है वो चाय पी लेंगे, इतना ही तो होता है ना। या ये करते हो कि आज हमें चाय बनानी है, 7 दिन के बाद पियेंगे हम, हैं, गर्म रहना चाहिए, ऐसा नहीं करते ना आप लोग ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो थर्मस का देखो, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा नहीं खींचना चाहिए ना, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा वो, ठीक है। जितना मिल रहा है उससे खुश रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि भैया हमने कहा कि हमारे पास ना 2 प्लेट्स हैं, एक थर्माकोल की प्लेट है डिस्पोजेबल वाली, लंगर में कभी गए होंगे आप, डिस्पोजेबल प्लेट्स मिलती है ना आपको कि भाई, तो और दूसरा हमारे पास स्टील की प्लेट है, घर में आपके नॉर्मली स्टील की प्लेट्स यूज होती है, सिरेमिक की भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वी हैव स्टील प्लेट्स, वी हैव थर्माकोल प्लेट। आई हैव टेकन दीज 2 प्लेट बिकॉज एक क्लियर डिफरेंस आपको दिखाई दे, फील हो जाए। फील आना जरूरी है बेटा, फील आना जरूरी है, फील आ गया ना तो बड़ी फिजिक्स में मजा आ जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग चीज ली है, यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ली है मैंने, एक थर्माकोल की प्लेट ली। तो वी हैव 2 प्लेट, स्टील प्लेट एंड थर्माकोल प्लेट। तो आप देखो, मैंने इसको इन दोनों को एक रूम में रख दिया, मैंने इनको एक रूम में रख दिया, काफी देर तक एक रूम में रखी हुई, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि भैया इनको टच करके बताओ किसका टेम्परेचर कम है, किसका टेम्परेचर कम है, टच करके बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करिए, कमेंट करिए। आप खुद इमेजिन करिए कि आपके एक हाथ में जो है, आपके एक हाथ में है स्टील की प्लेट और एक हाथ में थर्माकोल की प्लेट, स्टील की प्लेट, थर्माकोल की प्लेट। आप मुझे बताइए किसका टेम्परेचर बेटा कम होगा, कमेंट करके बताइए किसका टेम्परेचर कम होगा बेटा। आई एम वेटिंग, कमेंट इट, फटाफट कमेंट करिए, पॉज करिए, इमेजिन करिए, आंखें बंद करिए। घर में अगर आपके स्टील की प्लेट और थर्माकोल की प्लेट दोनों लेकर आइए, उनको छू कर देखिए और बताइए किसका टेम्परेचर कम है आपके हिसाब से, कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट आई होप कर दिया होगा, तो कमेंट करने में तुम्हारे बच्चे एकदम तेज हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट कमेंट करते हैं, ठीक है। वीडियो आती है, 1 मिनट होता है वीडियो को आए हुए, ठीक है ना। कितने 200-250 लाइक्स, 200-250 व्यूज और 300-400 कमेंट हो चुके होते हैं कमाल की बात है मतलब व्यू कम कमेंट ज्यादा व्यू कम कमेंट ज्यादा। एक बच्चा मल्टीपल कमेंट कर रहा है, इसका मतलब मल्टीपल कमेंट लगा पड़ा है। अरे वाह मजा आ रहा है मुझे कमेंट करने में। खैर एनीवेज गुड, कीप पार्टिसिपेटिंग बेटा, कीप पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना। और मैं भी आपके सारे कमेंट्स बेटा पढ़ता हूं, तो इसलिए कीप पार्टिसिपेटिंग। ओके, हमारे पास थर्माकोल की प्लेट है, हमारे पास स्टील की प्लेट है बेटा, छूकर बताना है किसका टेम्परेचर कम है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने कहा होगा कि स्टील की प्लेट हमें ठंडी लगती है, इसलिए स्टील की प्लेट का टेम्परेचर कम है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने कहा होगा कि स्टील की प्लेट हमें ठंडी लगती है, इसलिए स्टील की प्लेट का टेम्परेचर कम है। गलत, स्टील की प्लेट का टेम्परेचर बेटा कम नहीं है, बोथ प्लेट्स आर एट इक्वल टेम्परेचर। अभी आप सर खुजा रहे होगे, सर ऐसा कैसे? अगर दोनों इक्वल टेम्परेचर पर है तो ठंडी क्यों लग रही है, और ये इतनी ज्यादा ठंडी क्यों नहीं लग रही है? गर्म तो लग रही है, ठंडी क्यों नहीं लग रही है? ये ठंडी लग रही है, ठंडी नहीं लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर टेम्परेचर बराबर है तो पहली बात तो बात करते हैं टेम्परेचर बराबर है क्यों। बेटा ये दोनों एक ही रूम में रखे हुए हैं, एक ही टेम्परेचर पे रखे हुए हैं बहुत देर से, तो दे विल एक्वायर द टेम्परेचर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जो आपके आसपास का टेम्परेचर है ना, वही टेम्परेचर इन दोनों प्लेट्स का भी है, ठीक है ना। बट नॉर्मली जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ना, वो थोड़ा ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, ठीक है ना, नॉर्मली, ठीक है ना। आपकी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब आप इन प्लेट्स को टच करोगे तो क्या होगा, इनमें से एक प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब वो तेजी से एनर्जी का फ्लो कर सकता है,
खींच भी सकता है आपकी बॉडी से एनर्जी और दे भी सकता है आपकी बॉडी को एनर्जी, खींच भी सकता है, दे भी सकता है। एनर्जी का फ्लो बहुत तेज हो सकता है। वो कौन सी प्लेट है बेटा? स्टील की प्लेट है। दोनों भले ही सेम टेंपरेचर पर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी का टेंपरेचर अलग है और आप इसे टच करते हो तो आपकी बॉडी से एनर्जी निकलना शुरू होती है, स्टील की प्लेट में जाना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी से एनर्जी बहुत तेजी से स्टील की प्लेट में जा रही, आपकी बॉडी से एनर्जी बहुत तेजी से स्टील की प्लेट में चली जा रही होगी, ठीक है ना। अब क्योंकि स्टील की प्लेट आपकी बॉडी से एनर्जी जल्दी से खींच रहा है, आपको कूलिंग सेंसेशन होगा, आपको कूलिंग सेंसेशन होगा। बेटा कूलिंग सेंसेशन जो है, कूलिंग या हीटिंग सेंसेशन जो है ना, वो हीट के फ्लो की वजह से होता है। अगर हीट का फ्लो तेजी से होगा तो आपको कूलिंग सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी में हीट आना शुरू हो जाएगी तो आपको हीटिंग सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो गर्म और सरद भी एक तरीके से रिलेटिव टाइप का चीज हो गया, ठीक है ना। तो जब आप टच करोगे उसको, अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही ठंडी है, बहुत टेंपरेचर बहुत ही कम है, लेकिन वो आपकी बॉडी से एनर्जी खींच नहीं रहा है, तो अगर आप उसको हाथ में पकड़ोगे ना तो भी वो आपको ठंडा महसूस होगा ही नहीं। आपके हाथ में होगा, आप उसका टेम्परेचर मेजर करोगे तो बहुत कम दिखा रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको ठंडा महसूस नहीं होगा क्योंकि वो आपकी बॉडी से एनर्जी खींच नहीं रहा होगा। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट टेम्परेचर, इट इज नॉट ओनली अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर का मुद्दा तो है ही, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना ही तेजी से कंडक्शन भी होता है, अभी हम बात करेंगे। लेकिन केवल टेम्परेचर का मुद्दा नहीं है यहां पर एक और मुद्दा है, और वो मुद्दा किसका है? कंडक्टिविटी का। ये बात आपको समझनी है, ठीक। चलिए अच्छा, एक और बात करते हैं। अगर इन दो प्लेट्स के ऊपर मैंने आइस रख दी, एक सेम आइस, सेम मास ऑफ आइस, सेम टेम्परेचर, मैंने आइस रखी इसके ऊपर और आइस रखी मैंने इसके ऊपर। लेट अस से हमारे पास ऑरेंज आइस है, ठीक है ना, हमने यहां रखी आइस और वही आइस हमने यहां पर भी रखी, ठीक है। सेम मास आइस का रखा इस प्लेट पर भी और इस प्लेट पर भी, सेम मास ऑफ आइस, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इन दो प्लेट्स में से किस प्लेट पर आइस जल्दी मेल्ट करेगा? इन दो प्लेट्स में से किस प्लेट पर आइस जल्दी मेल्ट करेगा, ठीक है ना। यहां पर भी आइस रखा है, यहां पर भी आइस रखा है, इन दो प्लेट्स में से किस प्लेट पर आइस जल्दी मेल्ट करेगा? ऑन विच प्लेट आइस विल मेल्ट फास्टर? On which plate? On which plate ice will melt faster? जल्दी मेल्ट करेगा, ठीक है भाई। किस प्लेट पर आइस जल्दी मेल्ट करेगा? अभी आपको लग रहा होगा, बेटा कमेंट करके बताना, पहले तो आप कमेंट करके बताऊंगा आपको क्या लग रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉज द वीडियो, कमेंटेड, मुझे भी जानना है कि आपको क्या लग रहा है। हालांकि मैं इमेजिन कर सकता हूं 2 या 3 चीजें लग रही होंगी आपको, उनमें से एक चीज ठीक भी होगी, कुछ बच्चों को ठीक वाली लग रही है, कुछ बच्चों को गलत वाली लग रही होगी। हालांकि बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा ज्ञान होता है, बार बार कहता हूं, बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा ज्ञान होता है जो उनको दिया नहीं जाता, फिर भी उनके पास होता है और बिल्कुल गलत होता है ठीक है ना। तो उसको ठीक करने ही हम आए हैं, उसको ठीक करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घबराना ही नहीं है, आपको जो लग रहा है वो आंसर लिखना है, चीटिंग नहीं करना। ये नहीं कि गलत देखा कि सर क्या कह रहे हैं फिर लिखूंगा, या पहले ऊपर के कमेंट्स पढ़े, अच्छा ये बच्चे कह रहे हैं तो ये ठीक लग रहा है, ये अपना आंसर दे दूं। अपना जो सोच है, आपकी अपनी सोच है, वो कमेंट से बताइए बेटा, वो कमेंट से बताइए आप लोग कि आपको क्या लग रहा। ठीक, चलो आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा सर ये प्लेट हमें ठंडी लग रही है, ये प्लेट हमें ठंडी लग रही है तो इस पर आइस काफी देर तक टिकेगी, क्योंकि ठंडा है ना। ठंडी लग रही है मतलब काफी देर तक टिकेगी और इसके ऊपर आइस धीरे मेल्ट करनी चाहिए, इस पर जल्दी मेल्ट करनी चाहिए, कोई इतना ठंडा नहीं लग रहा है, ठंडा वो लग रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, 10-15% बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि सर देखो आइस जो है वो स्टील प्लेट पे लंबा टिकेगी, क्योंकि स्टील प्लेट क्या है, ठंडी लगती है। बट गलत। ठंडी क्यों लग रही है बाबा? ठंडी इसलिए लग रही है क्योंकि वो आपकी बॉडी से एनर्जी खींच रही है। जितना एनर्जी, अब देखो अगर आपकी बॉडी से एनर्जी खींच सकती है ना वो, तो वो एनर्जी दे भी सकती है किसको? आइस को। तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो ये आइस को जल्दी जल्दी एनर्जी देगी, जल्दी जल्दी एनर्जी देगी, फटाफट एनर्जी देगी, क्योंकि लो भैया एनर्जी लो, एनर्जी लो, एनर्जी लो, ठीक है। और जितनी जल्दी आइस को एनर्जी मिलेगी उतनी जल्दी आइस मेल्ट करेगी, जितनी जल्दी आइस को एनर्जी मिलेगी उतनी जल्दी आइस मेल्ट करेगी, आइस फटफट करके पिघल जाएगी इसके ऊपर और इस पर टाइम लगाएगी, इस पर टाइम लगाएगी आइस मेल्ट करने के लिए, इस पर तो जल्दी मेल्ट कर जाएगी। आई बात समझ में?
क्लियर है? कुछ बच्चों को ये भी, टेम्परेचर तो बराबर था तो बराबर समय में जो है वो मेल्ट करेगी, नहीं मुन्ना। अरे भैया टेम्परेचर खेल, खाली टेम्परेचर खेल नहीं है भैया, यहां पर एक और खेला है। किसका खेला है? यहां पर खेला है कंडक्टिविटी का। आए बेटा बात समझ में? आरजी सर की बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है बेटा तो क्या करना है पता ना आपको? ठोको ताली। समझ में आया तो ठोको ताली। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर आपको एक मासूम सा डॉगी कंबल लपेटे दिख रहा होगा। सर्दियां बढ़ गई है बेटा, बहुत सर्दी बढ़ गई है। अब तो खैर धीरे धीरे कम हो रही है, बट फिर भी काफी सर्दियां थी ना पहले, उस टाइम की फोटो है, उस टाइम की फोटो है। कंबल लपेटे पड़ा है। तो पहले आप मुझे ये बताइए, हु वार्म्स हु? हु वार्म्स हु? क्या कंबल इस डॉगी को वार्म कर रहा है या ये डॉग इस कंबल को वार्म कर रहा है? ये कंबल डॉगी को वार्म कर रहा है या ये डॉगी कंबल को वार्म कर रहा है? हु वार्म्स हु? तो बेटा देखो, कंबल जो है ना वो कोई हीट पैदा नहीं करता। कंबल हीट पैदा नहीं करता, ध्यान रखना। कंबल डजंट पैदा करो हीट। कौन पैदा करता है हीट को? हीट कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स या डॉग, ठीक है ना? डॉग, एनिमल्स, ठीक है ना, जिसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, दे प्रोड्यूस हीट बिकॉज ब्लड एक विस्कस लिक्विड है। जब वो आपकी रगों में दौड़ता है तो उसको विस्कोसिटी की वजह से एक घर्षण, एक फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, एक ड्रैग का सामना करना पड़ता है, जो उसकी रफ्तार को, जो उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट में, और जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक भाई? तो यहां पर भी बेटा यही हो रहा। इस डॉग में से जो बॉडी में से हीट निकल रही है ना, कंबल तो बस उस हीट को ट्रैप कर रहा है। कंबल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो अपने में से हीट को तेजी से पास करने नहीं दे रहा, तेजी से पास करने नहीं दे रहा। जितना बैड कंडक्टर होगा ना उतना ही बेहतर होगा। जितना बैड कंडक्टर होगा हीट का उतना ही बेटा बेहतर होगा, उतना ही बेटा बेहतर होगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा आपकी बॉडी में से निकलने वाली हीट ही है जो कंबल बस ट्रैप कर रहा है, आपकी बॉडी से निकलने नहीं दे रहा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा हमारे आसपास जिसमें हम थर्मल कंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, हीट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ गुड और बैड कंडक्टर्स, डिपेंडिंग कि हमारा क्या काम है, ठीक है? चलो आते हैं अब थोड़ा सा बेटा, बहुत सारी हमने प्रैक्टिकल लाइफ की बातें तो कर ली हैं। अब सीधा हम आते हैं और बात करते हैं मैथमेटिकल लाइफ की, ठीक है? कि मैथमेटिकली क्या होने वाला है थर्मल कंडक्शन के अंदर। और हम बेटा आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट में आपके साथ एक टॉपिक शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग आखिरकार जिंदा क्यों हैं, नेचर हमें जिंदा रखने के लिए क्या क्या कर सकता है। ऐसी गहरी बातें बताने वाला हूं कि नेचर हमें जिंदा रखने के लिए क्या कर सकता है। तो इतने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमें जीवित रखने के लिए, उनमें से एक फैक्टर भी फ्लिप कर गया तो हम खत्म, खल्लास, गए काम से, ठीक है ना? लेकिन इतने फैक्टर हैं हमें जीवित रखने के लिए ना कि उन सब फैक्टर्स का एक साथ सही होना अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। इसलिए यूनिवर्स में दूसरी लाइफ ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा, क्योंकि इतने सारे फैक्टर एक साथ एक जगह पर फिट होना इज अ वेरी 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 रेयर फिनोमेना, वेरी रेयर फिनोमेना। अब ये अपने आप बस हो गया, प्रोबेबिलिटी तो है ना 1% की, तो मतलब 1% क्या, बहुत छोटी सी एक प्रोबेबिलिटी तो है ना। अगर प्रोबेबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी है तो हो गया, ठीक है ना? एक तो तेरी चीज ये है, या फिर किसी की सोची समझी साजिश है, किसी ने जानबूझकर वो सारे फैक्टर को यहाँ पर ठीक बिठाया है। क्या है यहाँ पर वो कहानी हम करेंगे बात चैप्टर के लास्ट में, ठीक है ना? अभी हम आते हैं और बात करते हैं डायरेक्टली कि हीट कंडक्शन आखिरकार क्या चीज मैथमेटिकली। हीट कंडक्शन के अंदर हम कह रहे हैं कि एनर्जी का ट्रैवल हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने कहा हमारे पास दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स हैं, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2। टेम्परेचर रिजर्वायर्स का मतलब क्या होता है?
रिजर्वायर क्या होता है? तो बेटा रिजर्वायर होता है एक स्टोरेज, एक बहुत बड़ा स्टोरेज, ठीक है ना, जहां पर टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा स्टोरेज हो, मतलब वहां से एनर्जी निकलेगी या आएगी तो टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। वहां से एनर्जी निकलेगी या एनर्जी आएगी तो टेम्परेचर पे बेटा फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स अ टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है ना। एक टेम्परेचर रिजर्वायर हमारे पास है बेटा, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने दो रॉड्स लगा दी, हमने यहां पर ना एक रॉड लगा दी, दो रॉड नहीं, एक रॉड लगा दी हमने इस तरीके, ठीक। अब ये रॉड जो है वो एनर्जी को ट्रेवल कराएगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। ये एनर्जी का ट्रेवल कराएगी, एनर्जी का फ्लो करवाएगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो लेट अस से T1 इज ग्रेटर देन T2, हमने कहा T1 जो है वो T2 से बड़ा है, ठीक। अब लेट अस कंसीडर अ सेक्शन ऑन दिस रॉड। इस रॉड पे हम एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा ना dx विड्थ का एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहां से कुछ एनर्जी आ रही है dq, या हम d के बाद में लिखते हैं, पहले हम सीधा बात करते हैं q इन एनर्जी एंटर कर रहा, ठीक। इस एनर्जी के साथ क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं इस एनर्जी के साथ क्या क्या हो सकता है। अलग से इस सेक्शन को ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पर। मैंने कहा कि एनर्जी आ रही है q इन, इसमें से कुछ हिस्सा हो सकता है एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाए, ठीक ना, इसको बोलते हैं q रेडिएटेड। q रेडिएटेड हो गया, ये रेडिएट हो गया एटमॉस्फेयर में, या फिर कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर ले, Q एब्जॉर्ब्ड, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ हिस्सा जो बच गया वो क्या होगा बेटा, बाहर निकलेगा, आगे ट्रांसफर हो जाएगा, आउट हो जाएगा सेक्शन से। सो वी कंसीडर अ स्मॉल सेक्शन, और उस सेक्शन में कुछ एनर्जी आ रही है, कुछ हिस्सा उसने उड़ा दिया एटमॉस्फेयर में, कुछ हिस्सा उसने अपनी जेब में रखा, और कुछ हिस्सा उसने आगे जाने दिया। दैट इज व्हाट, दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन हियर, राइट। जो एनर्जी आई उसके साथ यही हो सकता है, चली गई, आगे चली गई, या आपने बाहर रख लिया, ठीक। अब देखो एक साथ सारी चीजें करेंगे दिक्कत होगी, तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं फिलहाल जो हमने रॉड रखी है ना उसमें Q रेडिएटेड 0 मान लिया हमने, मतलब ये अजम्पशन हमने ले रखी है, मतलब हम मान रहे हैं कि द रॉड इज थर्मली insulated from the surroundings. The rod is thermally insulated from the surroundings. Surrounding से thermally insulated है, surrounding का impact उस पर नहीं आ रहा है। The rod is thermally insulated from the surrounding. Surrounding से बेटा ये insulated है, ठीक। अच्छा जी, अब देखो जो एनर्जी यहां से आ रही है उसका एक पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा, दूसरा पोर्शन बाहर निकल रहा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्यों एब्जॉर्ब की। जो एनर्जी बेटा ये पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा उससे अपने टेम्परेचर को राइज करेगा, है ना भाई। जब एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा ना उसका, यस और नो। तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बेटा बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग, इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज करना शुरू कर देगा। अच्छा जी, ना अगर इस पोर्शन का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो इसके राइज करने का एक लिमिट है भाई। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहां पर लगाया आपने 100 डिग्री, यहां लगाया 0 डिग्री, तो इसका टेम्परेचर हो गया 1000 डिग्री, ऐसा होगा नहीं। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते सन हो गया ये, ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जो होगा वो 100 से कम ही होगा और 0 से ज्यादा ही होगा, उसके बीच में कुछ टेम्परेचर होगा ना, यस और नो। बिल्कुल भाई सही बात है। तो यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, और यहां से यहां पर आगे बढ़ने पर टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है। एक टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए हीट एनर्जी को पुश करने के लिए, हीट एनर्जी को चलाने के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से टेम्परेचर घटता जा रहा है जाने में, ठीक है ना। और हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी पोर्शन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें राइज कर रहा है, लेकिन राइज करने की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद वो राइज करना बंद कर देगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेडी स्टेट कहते हैं, स्टेडी स्टेट कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, स्टेडी स्टेट में आने के बाद क्या होगा, तो बेटा स्टेडी स्टेट में आने के बाद अब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है, ठीक है ना। उसका टेम्परेचर बेटा फिक्स हो गया है, अलग अलग सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग है, ध्यान रखना। अलग, मैं फिर से बोल रहा हूं, अलग अलग सेक्शन का टेम्परेचर अलग 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 है, मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं है, लेकिन जिस भी सेक्शन का जो भी टेम्परेचर है वो फिक्स हो गया, जिस भी सेक्शन का जो भी टेम्परेचर है वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा।
जिस भी सेक्शन का जो भी टेम्परेचर है ना बेटा वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अब सेक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे स्टेडी स्टेट आ गया। अरे वाह, आई बात समझने? तो स्टेडी स्टेट मतलब क्या हो रहा? क्यू एब्जॉर्ब अब 0 हो रहा, मतलब टेम्परेचर ऑफ सेक्शन फिक्स हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। बट डिफरेंट सेक्शन स्टिल हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है ना। डिफरेंट सेक्शंस हैव फिक्स्ड बट डिफरेंट टेम्परेचर्स। डिफरेंट सेक्शंस का टेम्परेचर बेटा फिक्स्ड है, लेकिन अलग अलग है, ठीक है बेटा। आई बात समझ में आपको? अच्छा, स्टेडी स्टेट में हमने कहा कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसका मतलब रेडिएट नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जो आ रहा वो जा रहा, जो आ रहा वो जा रहा, ये अपने पास कुछ रख नहीं रहा, वेस्ट कुछ कर नहीं रहा, जो आ रहा वो जा रहा, मतलब Q in इक्वल्स Q आउट, ठीक। हमें चिंता करने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल और केवल स्टेडी स्टेट ही है। जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आई होती है और डिफरेंट सेक्शन का टेम्परेचर भी वेरी कर रहा होता है समय के साथ, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ना हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसकी चर्चा हम करेंगे नहीं। हम किसकी चर्चा करेंगे बेटा? हम चर्चा करने वाले हैं स्टेडी स्टेट की। तो स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा? स्टेडी स्टेट में एनर्जी का ट्रैवल हो रहा, स्टेडी स्टेट में एनर्जी का ट्रैवल हो रहा है, कैसे जा रही एनर्जी? जुम 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 जा रही है, ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट में एनर्जी जा रही है, और जितना एनर्जी एक सेक्शन में आ रहा उतना ही एनर्जी दूसरे सेक्शन तक जा रहा। कोई भी ऐसा नहीं है, जितना एनर्जी यहां से निकलेगा सारा एनर्जी यहां पहुंचेगा। स्टेडी स्टेट में आने के बाद रॉड को एनर्जी अपने पास रखने वाली है नहीं, वेस्ट को करने वाली है नहीं, ठीक है भाई। So now we define a heat current. H define करते हैं, इसको लिखते हैं dq by dt. We call this as a heat current. It is the amount of heat energy flowing per second. Amount of heat energy flowing per second. कितना जल्दी एनर्जी फ्लो कर रहा, कितना ज्यादा एनर्जी पर सेकंड फ्लो कर रहा बेटा, डिपेंड करता है कि मतलब ये क्या है? ये है थर्मल कंडक्टिविटी, के जो है थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या है यहां पर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। के थर्मल कंडक्टिविटी है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और हम यहां पे कह रहे हैं एक और चीज पे डिपेंड करेगी। देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, के पे डिपेंड क्यों करेगी? के पे डिपेंड क्यों करेगी? जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना जल्दी हीट का एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है ना। अब देखो ए पे डिपेंड क्यों कर रही? मैंने दो रॉड्स लगा दी, एक पतली रॉड लगा दी ऐसे और एक मोटी रॉड लगा दी मैंने ऐसे, ठीक है। ओके, नाउ कुछ एनर्जी यहां से फ्लो कर रही H, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं दोनों जो है ना वो सेम मेटल की बनी हुई है, केवल डिफरेंस कितना है? ए में है, ठीक है। तो कैन आई से दैट जो मोटी रॉड है वो ऐसी बहुत सारी पतली रॉड से मिलकर बना है भाई? जो मोटी रॉड है वो ऐसी बहुत सारी पतली रॉड से मिलकर बना हुआ है, यस और नो? तो अगर ये बहुत सारी ऐसी पतली रॉड से मिलकर बना हुआ है, बड़ा हर पतली रॉड में H तो होगा, हर पतली रॉड में H तो होगा, है ना भाई? और हर पतली रॉड में H ही होने वाला है, तो कुल मिलाकर इसका हीट करंट इससे ज्यादा आने वाला है ना। दैट मींस इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एज वेल, ठीक है। यहां तो बात समझ में आई, कितना अच्छा कंडक्टर है, क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब बात करते हैं अगली बात। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस dt बाई dx। क्या मतलब है इसका माइनस dt बाई dx का? बेटा इसका मतलब यह है कि कितना ज्यादा आपने टेम्परेचर का डिफरेंस लगाया है पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल सी बात, हम कह रहे हैं कि हम यहां से x डिस्टेंस आगे आते हैं और dx विड्थ का एलिमेंट लेते हैं, तो इस dx विड्थ से कितना एनर्जी फ्लो करेगा पर सेकंड? बेटा वो डिपेंड करेगा ना कि आपने इसके अक्रॉस कितना बड़ा टेम्परेचर ग्रैब लगाया है, dt कितना बड़ा लगाया है। तो अगर आपने dx के अक्रॉस dt बड़ा लगा दिया तो उसमें से एनर्जी ज्यादा ट्रैवल करेगा। जितना बड़ा आप टेम्परेचर डिफरेंस लगाओगे उतना ही ज्यादा एनर्जी का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। टेम्परेचर मतलब नहीं है यहां भी 100 लगाया यहां भी 100 लगाया तो वो डिफरेंस ही नहीं, एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी। डिफरेंस चाहिए हमें, डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रैवल करती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपने लगा दिया तो उतना ही एनर्जी फ्लो करेगा। खाली टेम्परेचर डिफरेंस से मतलब नहीं है,
पर यूनिट लेंथ कितना लगाया उससे मतलब, आपकी लेंथ बहुत बड़ी है, आपने एक बहुत बड़ी रॉड ले ली, ठीक है ना, तो भैया उसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वो कम हो गया, तो एनर्जी का डिफरेंस भी, एनर्जी जो आ रही पर सेकंड वो भी कम हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है हीट करंट का, H इज इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस साइन बता रहे हैं, यहाँ पर माइनस साइन हमें ये बताता है, माइनस साइन बताता है कि वी आर मेजरिंग x, x इज मेजर्ड फ्रॉम द हॉट एंड, गर्म एंड से हम मेजर कर रहे, क्योंकि x में आगे बढ़ने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। तो x में आगे बढ़ने पर टेम्परेचर कम तब होगा, x में आगे बढ़ने पर टेम्परेचर कम तब होगा जब x हॉट एंड से मेजर किया जा रहा होगा और हम हॉट से कोल्ड की तरफ जा रहे होंगे, तो टेम्परेचर जो है वो गिरेगा, टेम्परेचर जो है बेटा वो गिरेगा, जब हम हॉट से जो है कोल्ड की तरफ जाएंगे टेम्परेचर गिरेगा। तो x इज मेजर्ड फ्रॉम द हॉट एंड, हॉट एंड से जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा होगा। आई बात समझ में आपको? आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे चर्चा करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आ चुका H बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो इन स्टेडी स्टेट में क्या होगा, H इज यूनिफॉर्म, H क्या है, यूनिफॉर्म है, हर जगह क्या है बेटा बराबर है। स्टेडी स्टेट में बेटा H तो हो गया यूनिफॉर्म, हर पॉइंट पे क्या है बेटा बराबर है, ठीक, क्योंकि मैंने कहा कि एनर्जी जो है वो लॉस हो नहीं रही है, एब्जॉर्ब हो नहीं रही है, जितनी निकल रही है उतनी जा रही है, हर सेक्शन में H तो बराबर है। अब हम कह रहे हैं कि अगर इफ K and A आर ऑल्सो यूनिफॉर्म, इफ K and A आर ऑल्सो यूनिफॉर्म, अगर ये दोनों भी बेटा क्या हो, यूनिफॉर्म हो जाए, तब क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं बेटा, उसकी चर्चा करते हैं। अगर K and A आर ऑल्सो यूनिफॉर्म तब क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं हम, ठीक है ना। आइए, तो H तो यूनिफॉर्म है, K और A भी यूनिफॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस dt बाई डी एक्स बेटा यूनिफॉर्म हो गया। और अगर हर एक पॉइंट पे बेटा ये फिक्स है, तो छोटा इंटरवल लो कि बड़ा इंटरवल लो फर्क पड़ता नहीं, तो फिक्स ही है ना, तो हम लिख सकते हैं माइनस dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स बोल सकते हैं। अब देखो हमने कहा कि हमारे पास बेटा दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स हैं, यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां पे टेम्परेचर बेटा T2 है, और हमने कहा कि इनके बीच का जो लेंथ है बेटा वो L है, x की वैल्यू बेटा यहां पर 0 है, x की वैल्यू यहां पर L है, T1 T2 से बड़ा है, इतनी बात तो हमने पहले ही बोल दी थी, ठीक है। अब देखो माइनस, जहां पे टेम्परेचर बेटा T1 लिया आपने, वहां पे आपको x की वैल्यू 0 लेनी है, ठीक। जहां पे टेम्परेचर T2 लिया आपने, वहां पर x की वैल्यू बेटा आपको L लेनी है, यहां पर आपको x की वैल्यू L लेनी है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस साइन कट गया और आपको मिल रहा T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L, या फिर डेल्टा T बाय L। माइनस साइन बेसिकली हट रहा, माइनस dt बाय ds इज नथिंग बट डेल्टा T बाय L, ठीक है ना। और माइनस साइन यहां पर क्या हो रहा है बेटा, हट रहा है, माइनस साइन यहां पर क्या हो रहा है बेटा, हट रहा है। अच्छा सर समझ में आया बात। इसका मतलब जो हीट करंट का अब फॉर्मूला बन रहा, वो बन रहा KA डेल्टा T बाय L, यहां पर डेल्टा T है हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक। तो अगर आप हायर माइनस लोअर कर रहे हो तो आपको माइनस साइन की आवश्यकता है ही नहीं, आप सिंपल लिखोगे KA डेल्टा T बाय L, बहुत सिंपल सी बात। ये आपके पास हीट करंट आ गया। अब हम बार बार हीट करंट इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इसको मतलब सिमिलर लेने वाले हैं। किससे सिमिलर लेने वाले हैं, हम ओम्स लॉ से इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो बड़ा इलेक्ट्रिक करंट या ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ कह रहा कि जो करंट है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है। तो यहां पर जो हीट करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट के समान हो गया, और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिफरेंस के समान हो गया। तो बेटा रेजिस्टेंस किसके समान हो गया, तो रेजिस्टेंस हो गया L बाय KA के समान, L बाय KA के समान हो गया। आई बात समझ में आपको। तो हम कह रहे हैं अ रॉड, ध्यान देना बेटा इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अ रॉड कैन बी treated as a resistor of resistance equals to L by KA. A rod can be treated as a resistance
ऑफ L बाई के ए। L बाई के ए की रेजिस्टेंस मान सकते हैं इसको, L बाई के ए की रेजिस्टेंस मान सकते हैं इस रॉड को। तो रॉड कैन बी ट्रीटेड एज अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस L बाई के ए। आई होप आपको अब ये बात याद रखनी है। हम कह रहे हैं कि अगर ये रॉड है, L है, K है, A है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ रेजिस्टर L बाई के ए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा करने पर हम इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने पर इसको हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ चर्चा, कुछ क्वेश्चंस की हम यहाँ पे करते हैं बात, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला याद रखना है L बाई के ए का। आगे की चर्चा में आपको समझा दूंगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक। चलिए आइए, तो पहली बात हम यहां पे बात करते हैं। तो पहली बात हमारे पास ये है कि देखो, अगर हमारे पास एक रॉड है, ऐसे हमने एक रॉड बना दी, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां पे टेम्परेचर T2 है, रॉड के लेंथ A, एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी K, ठीक। हम जानना चाह रहे हैं कि भैया बताओ हमें जरा, यहां से x डिस्टेंस दूर टेम्परेचर क्या होगा। फाइंड टेम्परेचर एट डिस्टेंस x फ्रॉम द हॉट एंड, ठीक। कैसे करेंगे बेटा? देखो, हमने कहा कि देखो जो करंट है यहां पे, यहां से यहां तक की चर्चा कर लो या यहां से पूरी रॉड की चर्चा कर लो, बात तो एक ही है, करंट तो वही रहेगा ना, एक रॉड एक करंट, ठीक है। तो अगर यहां से यहां पे मैंने T मान लिया, तो मैं यहां के लिए हीट करंट क्या बोलूंगा? H बराबर K A, डेल्टा T विल बी हायर माइनस लोअर बाय L कितना है? X है। और पूरी रॉड की बात करूं तो क्या लिखूंगा? K A T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L लिखूंगा। पूरी रॉड का लिखूंगा, K A कट गया, ठीक। तो यहां से हमें T की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम बोल रहे हैं T1 माइनस T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय L इंटू X। तो T की वैल्यू आएगी T1 माइनस T2 बाय L इंटू X। दैट्स द वैल्यू ऑफ T। बेटा ये हमारे पास T की वैल्यू आ गई। इट इज T1 माइनस T2 बाय L इंटू X। दैट्स द वैल्यू ऑफ T। ये हमारे पास T की वैल्यू आ रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं चर्चा। अगर दो रॉड्स हमारे पास सीरीज में लग जाए तब क्या होगा? टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, लेंथ L1, लेंथ L2, एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी K1, थर्मल कंडक्टिविटी K2। अब हम जानना चाह रहे हैं कि भैया टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन क्या होगा, TJ क्या होगा, बता दो हमें जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, पहली बात। दूसरा वो ये भी पूछ सकता है भैया हमें ये बता दो कि फाइंड K इफेक्टिव कितना होगा पूरे के पूरे रॉड को, अगर हम एक सिंगल रॉड के तरह ट्रीट कर लें जिसकी लेंथ हो L1 प्लस L2, एरिया A हो और थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, ताकि इसमें फ्लो होने वाला हीट करंट और इसमें फ्लो होने वाला हीट करंट सेम रहे, दैट इज K इफेक्टिव। तो वैसे जो इसमें होगा वो तो इसमें होगा, सीरीज है ना, सीरीज में बेटा करंट क्या होता है? बड़ा बराबर होता है। व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें करंट बेटा हमेशा बराबर रहता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे करते हैं चर्चा। चलो, जंक्शन का टेम्परेचर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया? हमने बोला कि जो H की वैल्यू है वो कितनी है, तो H की वैल्यू हमारे पास है K1 A डेल्टा T, T1 माइनस TJ डिवाइड बाय L1 बराबर, इससे निकाला मैंने तो ये आया, इससे निकालो तो क्या आएगा? इससे निकालने पर हमारे पास मिलने वाला है क्या? K2 A TJ माइनस T2 डिवाइड बाय L2। A और ये तो कट रहा, यहां से सॉल्व करके मुझे TJ मिल जाएगा, ठीक है। यहां से सॉल्व करके मुझे TJ मिल जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ TJ। अगर मैं अपनी थोड़ी सी शक्तियां लगाकर TJ का लिखने की कोशिश करूं तो K1 L2 T1 जो मुझे दिख रहा प्लस K2 L1 T2 डिवाइड बाय K1 L2 प्लस K2 L1, ये हमें TJ की वैल्यू मिल रही। तो TJ इज K1 L2 T1 K2 L1 T2 K1 L2 K2 L1, ये मुझे दिख रहा, ठीक है ना। एक बार आप इसको रीचेक भी कर लेना बेटा, दोबारा से कैलकुलेशन खुद से कर लेना, ये बनाना मेरा काम था, इसके आगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। ओके चलो K इफेक्टिव की बात करते हैं। K इफेक्टिव की देखो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर याद कर लो कि भैया R इफेक्टिव होता है R1 प्लस R2,
आर इफेक्टिव होता है बेटा R1 प्लस R2, ठीक है ना, आर इफेक्टिव इज R1 प्लस R2। तो आर इफेक्टिव, अब आर की जो वैल्यू थी, बेटा वो था L/K, आ गया, अरे मिल जा, L/K था, ये था आर की वैल्यू, ठीक है ना, L/K, ठीक है। तो यूज करते हैं R1 कितना है, L1/K1 A, R2 कितना है, L2/K2 A, R इफेक्टिव कितना है, L1 प्लस L2/K इफेक्टिव इंटू A मर गया, K इफेक्टिव की वैल्यू आएगी कितनी, K1 K2 इंटू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 K2 प्लस L2 K1, ठीक है, वैल्यू मिल रही आर बेटा समझ में, K1 K2 L1 प्लस L2 L1 K2 L2 K1, ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल रही है सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, आपने देखा, समझ में आया आपको बात, आपने क्या किया यहाँ पर, हमने बहुत सिंपल ही खेल गया, हम बहुत अच्छे से खेल गए यहाँ पर, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा इसको हमने सर्किट बना दिया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। ऐसे ही बेटा हम पैरेलल के लिए भी कर सकते हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो रॉड्स अगर इस तरीके से पैरेलल में है, आपस में थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है ना, मतलब आपस में ऐसे हीट ट्रैवल नहीं कर रही, ठीक है। इसके लिए हमने लेंथ L ली है, यहाँ पे टेम्परेचर बेटा T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, इसकी रॉड की लेंथ भी L है, K1 है, K2 है, A1 है, A2 है, इस बार एरिया अलग होगा, ठीक है। तो हम जानना चाह रहे हैं K इफेक्टिव कितना होगा, K इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, लेंथ तो L ही लेनी पड़ेगी, K इफेक्टिव, ठीक है ना, और एरिया लेना पड़ेगा A1 प्लस A2 के बराबर, ताकि H1 H2 तो यहां पर जाए H1 प्लस H2, बराबर मात्रा में करंट फ्लो हो जाए, बराबर मात्रा में करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो हमने कहा बहुत सिंपल सी बात है, हमने कहा बहुत ही सिंपल सी बात है, जब इनका रेजिस्टेंस बराबर होगा ना तभी तो ये बराबर होगा। तो हम कह रहे हैं 1/R इफेक्टिव पैरेलल के लिए बेटा 1/R इफेक्टिव 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ये याद करना है आपको। और R की वैल्यू L/Ka होती है, R की वैल्यू L/Ka होती है, तो R1 इसके लिए लिखेंगे L डिवाइड बाय K1 A1 प्लस 1 L डिवाइड बाय K2 A2 1 डिवाइड बाय L डिवाइड बाय K इफेक्टिव A1 प्लस A2। ध्यान देखो उसको, R को मैंने लिखा L/Ka, R1 के लिए L/K1 A1 K2 A2, बिकॉज L तो बराबर ही है ना यहाँ पर, तो अभी ऊपर जाएगा K इफेक्टिव A1 प्लस A2 डिवाइड बाय L K1 A1 बाय L K2 A2 बाय L L कट गया, K इफेक्टिव K1 A1 K2 A2 A1 plus A2, that's the value of K effective, that is the value of K effective, K1 A1 K2 A2 A1 plus A2, that is the value of बेटा K effective, ये हमें वैल्यू मिल गई इसकी K effective की मिल गई, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज आ गया, ये हमारे पास पैरेलल आ गया बेटा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको दोनों समझ में आ गए। अब बेटा एक सर्किट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ठीक है, सर्किट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं बेटा आप लोग, आइए देखते हैं। मान लिया हमारे पास एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है। हमने कहा कि देखो ये L है, ये K है, ये 2A है, बेटा ये L है, ये 2K है, ये A है, ये L है, ये K है, ये A है, ये L है, ये K है, ये A है, ये L है, ये 2K है, ये A है, ठीक। हमने कहा कि हमने ये वाला एंड जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, ये एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, और हम जानना चाह रहे हैं कि भाई बताओ पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C का टेम्परेचर कितना कितना होगा। फाइंड टेम्परेचर ऑफ पॉइंट A, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट B, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट C, ये बताना है। अब क्या करें, कैसे करें, क्या होगा यहां पे, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ रेजिस्टेंस सर्किट, ठीक है। सो लेट अस से हमने कहा कि R जो है वो है L/Ka मान लिया। अब यहां पर बेटा A डबल है ना, तो इसको हम कह सकते हैं ये है R/2, क्योंकि L यहां पे एरिया डबल है, नीचे डबल है, डिनोमिनेटर डबल है, ठीक है। अब यहां पे K डबल है, तो इसको बेटा R/2 मान सकते हैं। अब देखो यहां पर सब वही है, तो इसको R मानेंगे, इसको R मानेंगे, इसको R/2 मानेंगे। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। अब देखो चीजें सिंपल कैसे होती हैं, देखो हमने कहा कि सीरीज है, तो मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया, इनको भी सीरीज में जोड़ दिया। आई बात समझ में आपको, आ रही है बेटा समझ में, फील आ रहा है,
ठीक है ना। r/2 प्लस r कितना होगा 3r/2, 3r/2 कितना होगा 3r/2। पैरेलल जब दो बराबर होते हैं, अगर ये भी r ये भी r तो और पैरेलल में लगे हैं तो बेटा r इफेक्टिव होता है r/2। निकाल के देख लेना। तो 3r/2 पैरेलल में कितना आएगा इसका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, एक पूरा कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, तो कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा कितना 3r/4 इन सीरीज विद r/2 तो r इफेक्टिव कितना हो गया बेटा, r इफेक्टिव हो गया हमारे पास r/2 प्लस 3r/4, 4 एलसीएम आया 2r प्लस 3r 5r/4, ये हमारा r इफेक्टिव आ गया। तो पहला काम हमने क्या, r इफेक्टिव निकाल लिया, कितना आया बेटा 5r/4 आ गया, 5r/4 आ गया। ठीक है जी, अब कितना करंट आएगा, इससे कितना करंट निकलेगा, तो करंट निकलेगा बेटा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 - 0 डिवाइड बाय, सर क्या यहां पर इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, नाना डिफरेंस ले रहे हो, डिफरेंस में आपको डिग्री में लो कि केल्विन में लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 - 0 डिवाइड बाय 5r/4, 400 डिवाइड बाय 5r 80/r, ये हमें मिल गया h की वैल्यू। अब ये h फ्लो कर रहा है यहां पे, ये हीट करंट फ्लो कर रहा है यहां पर, h फ्लो कर रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो जब h जाएगा ऐसे, h की वैल्यू कितनी आ रही, 80/r आ रही, कैलकुलेशन देख लो आप, 400/5 5 8 540, ठीक है ना, तो 80/r, ठीक है। तो हम कह यहां पर जा रहा है हीट करंट h के बराबर, तो कैन आई से फॉर दिस रेजिस्टेंस, कैन आई से दैट डेल्टा v इक्वल्स टू IR होता है, बोल सकता हूं ना। डेल्टा v कितना है इसके लिए, डेल्टा v है बेटा 100 - TA है, I कितना है इसके लिए h है, और R कितना है इसके लिए R/2 है। टेल मी व्हाट इज HR इज 80/2 40, TA की वैल्यू कितनी आ रही 100 - 40 मतलब कितनी आ रही 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही, TA कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, TA मिल गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। अब देखो यहां से जो करंट आएगा, ऊपर भी 3r/2 नीचे भी 3r/2, दोनों रास्ते आइडेंटिकल हैं, तो दोनों में बराबर करंट बटेगा। मतलब यहां जो करंट जाने वाला है बेटा वो है h/2 और यहां पर भी जाने वाला है बेटा h/2। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, हम लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस TA - TB बराबर I h/2 R/2। यहां क्या लिखेंगे TA - TC बराबर I कितना है h/2, R कितना है R है। TA की वैल्यू पता है, HR की वैल्यू पता है, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा TB का भी और TC का भी। तो बड़ा इसके आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स में लिखो मेरा आंसर ये आ रहा, कैलकुलेशन करनी है, अब आप कर सकते हो, ठीक है ना। आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, बहुत लंबा हो गया है, डर लग रहा है, बड़ा भयानक डायग्राम बना दिया है आपने, क्या कर दिया है आपने। डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात इसलिए नहीं है कि एक बार 12th में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ लो तो बड़ा इससे बहुत बड़े भयानक डायग्राम भी आप सॉल्व करोगे चुटकियों में, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो आप फटाफट कर ले जाओगे, ठीक है। सीरीज पैरेलल का गेम था, ये तो बड़ा सिंपल सा गेम था, अभी तो आपको इक्वेशन बनानी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में आपको सिखा दी जाती है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसी बात की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैंने पहले ही आपको बोल के समझा दिया है सब कुछ, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम अब बात करते हैं बेटा ऐसी बात की जो कि है बहुत अच्छी बात, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि भैया हम बात करेंगे उस चीज की कि यूनिवर्स में हम किस तरीके से जिंदा हैं और कौन से फैक्टर की वजह से जिंदा हैं, कौन से फैक्टर नहीं है जिंदा रहने वाले, ठीक है। मतलब सन से अगर हम थोड़ा पास होते तो हम जल जाते, थोड़ा दूर होते तो हम जम जाते, थोड़ा तेज घूमते तो हम उड़ जाते, थोड़ा छोटी होती अर्थ तो ग्रेविटी नहीं होती तो भी उड़ जाते, एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो मर जाते, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती तो मर जाते, ऑक्सीजन नहीं होती तो मर जाते, समझ, पानी नहीं होता तो मर जाते, ठीक है ना, ओजोन लेयर नहीं होती तो मर जाते। मतलब इतना ज्यादा हमारे लिए फैक्टर जरूरी है। अगर एक्सिस सीधी होती अर्थ की ऐसी तो सीजन नहीं आते, तो वो दिक्कत होती, जीन तो लेते शायद, मे बी दिक्कत होती। तो देयर विल बी लाइक सो मेनी फैक्टर्स फॉर अस टू लिव, मून हमारे पास है, एस्टेरॉइड से बचाता है हमको, एक प्रोटेक्टिव गियर की तरह काम करता है हमारे लिए,
सो मैनी फैक्टर, सो मैनी, परफेक्ट लोकेशन। और आपको एक फैक्टर और बताता हूं, ठीक है ना, और वो फैक्टर बेटा ग्रोथ ऑफ आइस ऑन सरफेस ऑफ लेक्स। सर ये क्या चीज है, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन सरफेस ऑफ लेक्स? हो क्या रहा है यहां पर, देखो बेटा, भगवान ने या नेचर ने पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम होने का एक पिक्यूलियर वरदान दिया। पिक्यूलियर मतलब नॉर्मली ऐसा लोगों के साथ नहीं होता, मेटेरियल के साथ नहीं होता है, लिक्विड के साथ नहीं होता है, बट उसकी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होती है। अगर ये नहीं होती तो हम मर जाते कैसे मरते देखते हैं, देखते हैं बच्चों कैसे मरते हैं हम लोग। हमने कहा कि मान लिया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पानी है, ये पॉन्ड है, एक पॉन्ड है एक, ठीक है ना, ओके। और बाहर जो है सर्दियां आ गई, ये टेम्परेचर गिर रहा है, मान लें टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सारे पानी का टेम्परेचर सिस्टम 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने मान लिया, ठीक है। सर्दियां बढ़ी और टेम्परेचर 5 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो सर्दियां जब आती हैं, टेम्परेचर जब गिरता है, डेंसिटी बढ़ती है। तो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, वो इसकी चपेट में आएगी और उसका टेम्परेचर 5 से 4 हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी, वो नीचे जाएगी, नीचे वाला ऊपर आएगा, पानी में एक चर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जैसे पानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा, यूनिफॉर्म कूलिंग हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। इसके अंदर मछलियां हैं, आराम से जिंदा है, तैर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो यह होगा कि अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। मतलब अब ठंड बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ नहीं रही है, बल्कि कम हो रही है, अब टॉप मोस्ट लेयर का टेम्परेचर जैसे ही 3 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, उसकी डेंसिटी बढ़ी नहीं, कम हो गई, और उसकी डेंसिटी कम हो गई तो अब वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही बना रहेगा, ये ऊपर ही बना रहेगा। अब ये ऊपर ही बना रहा, ये नीचे नहीं आया, कन्वेक्शन करंट्स रुक गए। अब नीचे कितना टेम्परेचर है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऊपर कितना है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 3.1, यहां पे 3.2, यहां पे 3.3, यहां पे करते करते टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा। मछली आराम से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में तैर रही। ठंड और बढ़ी, नेगेटिव टेम्परेचर हो गया, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, बर्फ जमना शुरू हो गई, ऊपर वाले लेयर पे बर्फ जम रही है। कुछ सिचुएशन ये हो चुकी है कि यहां से लेकर यहां तक बर्फ जम चुकी है, वाइड डेप्थ तक बर्फ जम चुकी है, यहां टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके नीचे बेटा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और यहां पे क्या है, यहां मछली है। Why we are not having uniform cooling of water? Because there is no convection currents. And why convection current stops? Convection current stops because density of water is maximum at 4 degree centigrade. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अगर ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे क्या होता, देखो बड़ा सारा का सारा जो पानी है एक साथ फ्रीज होता। क्यों? ये कन्वेक्शन करंट चलते रहते, सारा पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक साथ पहुंच जाता। कन्वेक्शन करंट की वजह से टॉप लेयर खाली नहीं रहती ठंडी, बल्कि पूरा पानी ठंडा होता, पूरे पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता, और फिर पूरा पानी एक साथ जो है वो फ्रीज करने की कोशिश कर रहा होता। पूरा का पूरा पॉन्ड, पूरा का पूरा लेक एक साथ फ्रीज कर जाता, ठीक है ना। और जब वो पूरा का पूरा फ्रीज करता तो अंदर जितने भी ये फिशेज हैं वो सब भी जम जाती, मर जाती, जिंदा न रह पाती। और ऐसे में उनके ऊपर फीड करने वाले सारे एनिमल, सारे पक्षी सब मर जाते, उनके ऊपर फीड करने वाले ह्यूमंस भी बेटा मर जाते, ठीक है ना। सो कोई बचता ही नहीं, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता। इसलिए बेटा क्या जरूरी है, नेचर ने पानी की डेंसिटी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम कर दिया, ठीक है बेटा। चलो अब हम जानना चाह रहे हैं कि डेप्थ किस तरह से इंक्रीज कर रही है, किस हिसाब से ये ग्रोथ हो रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा देखो, मान लेते हैं टी समय तक वाइड डेप्थ जो है वो फ्रीज कर चुकी है। अब अगले dt समय में dy विड्थ फ्रीज करती है। यहां टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके नीचे बेटा पानी है हमारा, ठीक। तो बेटा इसका एरिया हमने a मान लिया, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा a इंटू dy, इसका वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना बेटा ये मास हो गया dm। तो अगले dt समय में इतना पानी का मास फ्रीज हो रहा है, तो कितना एनर्जी यहां से निकलेगा बेटा, कितना एनर्जी यहां से निकलेगा, तो ये निकलेगा dm इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जाकर देखना बेटा, कैलोरीमेट्री पढ़ाया था आपको लेक्चर नंबर
2 में, ठीक है। सो डीएम कितना है, ए रो डी वाई इंटू एल एफ। इतना एनर्जी बेटा इससे निकला और बाहर ट्रेवल कर गया, तो इससे ट्रेवल किया होगा ना, इससे ट्रेवल किया होगा एनर्जी, ठीक है। और जब इससे एनर्जी बाहर की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो dq बाई dt है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है के ए, किसका के, कंडक्टिविटी ऑफ द आइस फॉर्म, जो आइस की लेयर बन रही है ना, इसकी कंडक्टिविटी है के, एरिया हो गया ए, ठीक है ना। डेल्टा टी कितना है हमारे पास, टी माइनस जीरो ही तो है एक तरीके से, जीरो माइनस टी बोल लो, डिफरेंस तो टी ही आएगा, ठीक है ना। डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय एल, एल कितना है हमारे पास, वाई के बराबर, एल कितना है वाई के बराबर, ठीक है। ये आ गया। अब डी क्यू की वैल्यू ये रही, पुट करते हैं वहां पर, डी क्यू वैल्यू ये रही, तो ए रो एल एफ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए टी बाय वाई। ये टी टेम्परेचर है, ये टी टाइम है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ए और ए कट गया, ए और ए कट गया, मतलब एरिया ऑफ द लेक पर डिपेंड नहीं करने वाला है, जितना बड़ा लेक ले लो सेम टाइम में वो फ्रीज करने वाला है, ठीक है ना। रो एल एफ वाई डी वाई के टी डी टी इंटीग्रल जीरो पर जीरो मान लेते हैं, टी पर वाई मान लेते हैं, बाहर का टेम्परेचर मैं फिक्स मान रहा हूं कैपिटल टी के बराबर, बाहर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, रो इंटू एल एफ वाई स्क्वायर बाई 2 इज के टी इंटू टी, तो कितनी डेप्थ टी टाइम में फ्रीज हो जाएगी, तो उसका फॉर्मूला आ गया 2 kt बाय रो एल एफ, 2k कैपिटल टी बाय रो इंटू एल एफ इंटू स्मॉल टी होल अंडर रूट। तो y इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, ये याद रखना है आपको बेटा, y इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, मतलब डबल टाइम करने पर डबल विड्थ नहीं होगी, 4 गुना टाइम करने पर डबल विड्थ होगी, ठीक है ना। मतलब कह रहे हैं ये हम कि अगर 1 घंटे के अंदर 2 सेंटीमीटर फ्रीज किया, 1 घंटे के अंदर 2 सेंटीमीटर फ्रीज किया, तो 4 घंटे में बेटा 4 सेंटीमीटर फ्रीज होगा। 4 गुना टाइम करोगे तब जाकर विड्थ डबल हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे विड्थ बढ़ती चली जा रही है कंडक्शन मुश्किल होता चला जा रहा है, कंडक्शन मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है बेटा। ये थी वो पेक्यूलियर प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा हैं, ठीक है ना। नेचर ने ऐसा किया है हम लोगों को जिंदा रखने के लिए, या बस हो गया है, हम लोग अल्टीमेटली जिंदा हैं, ठीक है, मानो या ना मानो, ठीक है। चलो बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। तो बेटा वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप, रिमेंबर दिस, ठीक है। हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत मेहनत करनी है हमें, अभी पूरा 12th का सिलेबस भी हमारे पास, ठीक है ना। 11th पूरा पढ़ ही लिया है हम लोगों ने, ठीक है। लगभग अब 2-3 चैप्टर बचते हैं हमारे पास, खत्म कर देंगे हम फरवरी के अंदर पूरा 11th पूरा 12th, जेई हो, नीट हो, सीबीएसई हो, हम फोड़ देंगे बेटा, ठीक है। तो पढ़ना है बेटा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, स्मॉल ड्रीम मत करो बेटा, ड्रीम बिग, यू कैन अचीव मोर देन यू कैन थिंक बेटा, इसलिए थिंक बिग, ठीक है ना। एंड नेवर गिव अप बेटा, मेहनत करो उसके लिए, लगे रहो उसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे अगली क्लास में, सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।